हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड बातें करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस का प्रोसेस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर हम ये सीखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनता कैसे है। और इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि हमें ये बातें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। लेकिन उन सब से पहले हम वीडियो लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ा था। आप इस लेक्चर को रिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आपने वो चार्ट बनाया था नॉर्मल लॉस से रिलेटेड, उस चार्ट को ओपन कीजिए, यानी उस पेज को ओपन कीजिए जहाँ पे आपने वो नॉर्मल लॉस से रिलेटेड चार्ट बनाया था। मैं भी उस पेज को ओपन करता हूँ। आइए अब हम रिवाइज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो पहले से आपको एक्सपेक्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, उस लॉस को बोलते हैं हम नॉर्मल लॉस। यानी ऐसा लॉस जिसका होना स्वाभाविक है, यानी आप कहोगे कि ये लॉस तो होगा ही होगा प्रोसेसिंग के दौरान। यानी अगर मैं 1000 लीटर दूध मिल्क डालूंगा बॉइलिंग प्रोसेसिंग के दौरान रसगुल्ले बनाने के लिए, तो 30 लीटर दूध तो जलेगा ही जलेगा। इस लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। यानी ऐसा लॉस जिसका होना स्वाभाविक है, उस लॉस को बोलते हैं हम नॉर्मल लॉस। और वो लॉस हमें पहले से एक्सपेक्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। यानी नॉर्मल लॉस इनहेरिएंट होता है इन द नेचर ऑफ वर्क और एस्टिमेटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस या फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। हमने नॉर्मल लॉस से रिलेटेड टोटल 3 केस पढ़ा था। सबसे पहले हम केस नंबर 1 पढ़ते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लॉस वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का है। यानी वेट लॉस या टोटल लॉस के नेचर का मतलब वेस्टेज फेचेज नो वैल्यू, यानी ऐसा वेस्ट जिससे हम एक भी वैल्यू रिसीव नहीं कर सकते, यानी वो मार्केट में बिक ही नहीं पाएगा, यानी उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, ना ही उसकी कोई डिस्पोजल वैल्यू है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब मैं मिल्क से रसगुल्ले बना रहा था तो बॉइलिंग प्रोसेसिंग के दौरान मेरा 30 लीटर दूध जल गया था। वो जो 30 लीटर दूध जल गया था, बताना क्या उसका स्क्रैप एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं। क्या मैं उसको मार्केट में जाके रियलाइज़ कर सकता था? यानी क्या उसकी कोई डिस्पोजल वैल्यू या उसकी रियलाइजेबल वैल्यू थी? नहीं। यानी वो टोटल लॉस था, या फिर उसको आप वेट लॉस बोल सकते हैं। अब हम करेंगे क्या उसका नॉर्मल लॉस का प्रोसेस अकाउंट में? हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे प्रोसेस अकाउंट में। प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब है कि आप ये बोल रहे हो कि इतने यूनिट्स में से इतने यूनिट्स मेरे कम हो गए, और इस यूनिट्स की वजह से जो भी मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ होगा वो बेसिकली मैं गुड प्रोडक्शन यूनिट से क्या करूँगा? बियर करूँगा, यानी गुड्स प्रोडक्शन यूनिट से रिकवर करूँगा, जिससे क्या होगा? मेरा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमने केस नंबर 2 पढ़ा था। केस नंबर 2 कहता था कि नॉर्मल लॉस इज इन द नेचर ऑफ स्क्रैप, यानी केस नंबर 1 में स्क्रैप एग्जिस्ट नहीं करता था। केस नंबर 2 कहता है कि नॉर्मल लॉस इज इन द नेचर ऑफ स्क्रैप, यानी यहाँ पे स्क्रैप एग्जिस्ट करता है और उस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू है, यानी उस स्क्रैप को मार्केट में क्या करा जा सकता है? बेचा जा सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि टेलर मास्टर क्लॉथ से पैंट बना रहा था, तो क्लॉथ से पैंट बनाने के दौरान कटिंग प्रोसेस के दौरान क्या करता था? वो कपड़े को कट करता। कपड़े के कटिंग के दौरान हमें उम्मीद था, यानी पहले से पता था कि 10 मीटर कपड़े का लॉस तो होगा ही होगा। वो जो 10 मीटर कपड़े का लॉस हुआ, क्या उसको हम मार्केट में जाके रियलाइज़ कर सकते हैं? हाँ, मान लो कि वो मार्केट में जाके बिक जाएगा, और आमतौर पे वो मार्केट में बिक ही जाता है, तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू होती है। या फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब हम आयरन से डिफरेंट डिज़ाइन बना रहे थे, तो उसके कटिंग प्रोसेस के दौरान, यानी जब वो डिज़ाइन बन रहा था उसके प्रोसेसिंग के दौरान छोटे छोटे आयरन के पीस निकलते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में बुरादा कहते हैं। जब आप उस बुरादा को मार्केट में बेचने जाओगे, मार्केट में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो मार्केट में आसानी से बिक जाती है, यानी उसकी डिस्पोजल वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू एग्जिस्ट करती है और मार्केट में क्या हो जाता है? बिक जाता है। तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे प्रोसेस अकाउंट में। प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस यूनिट्स तो तीनों ही केस में क्रेडिट होगा, और क्रेडिट होने का मतलब होता है कि आप इतने यूनिट्स को कम कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ होगा इस नॉर्मल लॉस के ऊपर में, वो हम गुड प्रोडक्शन यूनिट से क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे लॉस के साथ साथ उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी वो मार्केट में ऐसा लॉस है जो बिक जाएगा और उससे कुछ वैल्यू रिसीव हो सकती है। तो जो वैल्यू उससे रिसीव हो सकती है, उस वैल्यू से आपका क्या होगा? वो नॉर्मल है, तो आप क्या कहोगे? उससे मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कॉस्ट को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? डेबिट करते हो प्रोसेस अकाउंट में, तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ध्यान रहे कि हमें नॉर्मल लॉस का एक्चुअल सेल्स वैल्यू नहीं देखना कि एक्चुअली में वो कितने में बिकेगा, हमें ये देखना है कि ये नॉर्मल लॉस कितने में बिकने की इसकी संभावना है।
यानी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स, यानी नॉर्मल लॉस यूनिट्स का नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू, यानी ये कितने में बिक जाएगा वो वैल्यू बेसिकली हमें लेना, और उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यानी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी क्रेडिट कर देंगे और नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे प्रोसेस अकाउंट में। फिर हमने केस नंबर 3 पढ़ा था जहाँ पे नॉर्मल लॉस का स्क्रैप एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब की बार वो स्क्रैप मार्केट में डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगा, यानी उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। उल्टा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उठवाने के लिए यानी हटाने के लिए कोई ना कोई डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा, यानी उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, ना ही उसकी डिस्पोजल वैल्यू है, डिस्पोजल कॉस्ट है अब की बार। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं मान के चलो केमिकल बना रहा हूँ, तो केमिकल प्रोसेसिंग के दौरान ऐसा कोई केमिकल मान के चलो जनरेट होता है उस प्रोसेसिंग के दौरान जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। अब मेरे को क्या करेगा, उस जो केमिकल जनरेट हुआ है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, यानी उसको ख़त्म करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लो कोई कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है, तो वो जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ वो किसके ऊपर में हुआ है, नॉर्मल लॉस के ऊपर में, और इस प्रोसेसिंग के दौरान हुआ है, तो मैं उस कॉस्ट को भी क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है नॉर्मल लॉस की वजह से अगर कोई फ़ायदा होता है और कोई नुकसान होता है तो वो हम गुड प्रोडक्शन यूनिट पे क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। यानी नॉर्मल लॉस यूनिट्स का अगर डिस्पोजल कॉस्ट है तो उस डिस्पोजल कॉस्ट को आप प्रोसेस अकाउंट में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और डेबिट करने का मतलब ये होता है कि आप ये कह रहे हो कि इतना एडिशनल कॉस्ट और इनकर्ड हो गया इस प्रोसेसिंग के दौरान, और आप वो किससे रिकवर करोगे, गुड प्रोडक्शन यूनिट से बेसिकली रिकवर करोगे। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल लॉस यूनिट्स को क्रेडिट कर दोगे और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। लेकिन मान के चलो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करा कि तीनों केस में से कौन सा केस है, तो आप हमेशा एज्यूम करोगे कि नॉर्मल लॉस वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का है, और इस केस में हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को सीधा हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यानी इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट नेचर ऑफ नॉर्मल लॉस, then it is assumed that normal loss is in nature of weight loss या फिर total loss, that is case number 1। अब हम पढ़ेंगे abnormal loss क्या होता है और abnormal loss का ट्रीटमेंट क्या होता है। हाँ, अगर आपने इस चार्ट में से कोई या कुछ पॉइंट आपके रह गए तो उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम पढ़ेंगे abnormal loss क्या होता है। आइए अब हम abnormal loss को पढ़ते हैं। abnormal लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है प्रोसेस अकाउंट में। बेसिकली एबनॉर्मल लॉस को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। एबनॉर्मल लॉस को, इसके लिए हम चलते हैं क्लास 11th की ओर। क्लास 11th में आपने एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब पढ़ा था, बताओ। आपने ये पढ़ा होगा कि ऐसा लॉस जो पहले से हमें नहीं पता था और वो लॉस अगर फैक्ट्री में इनकर्ड हो जाता था तो उस लॉस को बोलते थे एबनॉर्मल लॉस, यानी ऐसा लॉस जो अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड या फिर नॉट एंटीसिपेटेड, यानी ऐसा लॉस जो हमें पहले से पता नहीं था, ना ही हमने पहले से एंटीसिपेट किया था, और वो लॉस अगर फैक्ट्री में इनकर्ड हो जाता था तो उस लॉस को बोलते थे हम एबनॉर्मल लॉस। और ये लॉस बेसिकली होता किस लिए था, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजन्स की वजह से। एबनॉर्मल रीजन्स, एग्जाम्पल के लिए मान लो फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की वजह से हमारे फैक्ट्री के गुड्स जल गए। क्या ये लॉस हमें पहले से पता था कि हमारी फैक्ट्री में आग लगेगी और आग लगने की वजह से हमारे गुड्स का नुकसान होगा? नहीं। तो इस लॉस को बोलते थे हम एबनॉर्मल लॉस। मान लो फ्लड आ गई, यानी बाढ़ आ गया, और बाढ़ आने की वजह से हमारे फैक्ट्री में पानी घुस गया, और पानी के घुसने की वजह से हमारे माल का यानी गुड्स का नुकसान हो गया। क्या हमें पहले से पता था कि फ्लड आएगी और फ्लड के आने की वजह से हमारी फैक्ट्री में पानी घुसेगा और उसकी वजह से हमारे कुछ गुड्स का नुकसान होगा? नहीं। तो इस प्रकार के लॉस को बोलते थे एबनॉर्मल लॉस। या फिर मान लो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, और भूकंप आने की वजह से हुआ क्या कि हमारी फैक्ट्री का जो एक वॉल था यानी दीवार था, वो दीवार गिर गया, और उस दीवार के गिरने की वजह से हमारे बहुत सारे गुड्स का नुकसान हो गया। क्या ये लॉस हमें पहले से पता था? नहीं। या फिर मान लो चोरी हो गई, थेफ्ट, क्या हमें पहले से पता था कि भाई चोरी हो जाएगी हमारे गोडाउन में? नहीं।
तो ये जितने भी एबनॉर्मल रीजन की वजह से लॉस होता था वो लॉस हमें पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था, ना ही हमने पहले से एंटीसिपेट कर रखा होता था। इस लॉस को बोलते थे एबनॉर्मल लॉस। आओ इसी चीज़ को हम प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता था। प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आओ हम पिछली क्लास का एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी आगे लेके चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ये रामलाल है और रामलाल की एक मिठाई की शॉप थी जिसका नाम मिष्ठान भंडार है। रामलाल ने अपने कारीगर से क्या कहा था, ये दो उनके कारीगर थे और ये दो उनके कारीगर थे, मान लेते हैं लेबर। रामलाल ने अपने कारीगर से क्या कहा था कि मुझे रसगुल्ले बनाने, और उन्हें कितने लीटर दूध दिया था रामलाल ने, 1000 लीटर दूध यानी 1000 लीटर दूध दिया था। कितने के हिसाब से, 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से, यानी टोटलिटी में कितने का हो गया था, 40,000। और बोला था इतने दूध का आपको क्या बनाना है, रसगुल्ले बनाने। इनके कारीगर ने क्या करा था, सबसे पहले उस दूध को बॉयल करना चालू कर दिया था और बॉयल करने के लिए उन्होंने एक पॉट ली थी। मान लो ये पॉट है और इसमें इन्होंने क्या कर दिया था, मिल्क डाल दिया था। कितना मिल्क डाला था, 1000 लीटर मिल्क डाला था बॉयल करने के लिए। रामलाल और इनके कारीगर को पहले से पता था कि बॉयलिंग प्रोसेसिंग के दौरान 20 लीटर दूध तो जल ही जाएगा, यानी ऐसा लॉस जो आपको पहले से पता है और ऐसा लॉस जो पहले से पता है और स्वाभाविक है कि होगा ही होगा, उस लॉस को बोलते थे नॉर्मल लॉस। यानी इनको पहले से पता था कि 20 लीटर दूध तो जलेगा ही जलेगा, जो नॉर्मल सी बात है, यानी ये क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। तो मेरे को एक बात बताओ, बॉयलिंग प्रोसेसिंग के बाद जो इन्होंने उम्मीद किया था कि आउटपुट बनेगा वो कितना उम्मीद किया था, यानी नॉर्मल आउटपुट इनका कितना था, नॉर्मल आउटपुट आप कहोगे 1000 लीटर दूध दिया था, 20 लीटर तो इनको पहले से पता था जल जाएगा, यानी 980 लीटर दूध बॉयलिंग के बाद इनके पास बचेगा। लेकिन हुआ क्या, जो इनके दो वर्कर थे वो लापरवाह थे और आपस में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। बातें करने में इतने बिजी हो गए कि इनको पता ही नहीं चला कि ये दूध एक्चुअली में बॉयल हो चुका है। जब इनके बातें ख़त्म हुई तो पता चला कि यार दूध तो ज़्यादा जल गया। एक्चुअली में दूध जो जल गया था वो 20 लीटर नहीं, वो दूध जो जल गया था मान लेते हैं 25 लीटर दूध जल गया था। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि इनके वर्कर अनट्रेंड थे, जब वो इस पॉट में दूध डाल रहे थे तो दूध को डालने के वक्त मान लो कि 5 लीटर दूध इनसे ज़मीन पे गिर जाती है। या फिर आप ये मान सकते हो कि ये जो पॉट था जिसमें दूध डाला गया था वो पॉट यहाँ से लीक कर रहा था और लीक थोड़ा थोड़ा कर रहा था, जिसकी वजह से 5 लीटर दूध हमारे ज़मीन पे गिर जाते हैं और वो नुकसान हो जाता है। तो बताना एक्चुअली में मेरा लॉस कितने का हुआ, 20 लीटर प्लस 5 लीटर यानी 25 लीटर, यानी 25 लीटर का नुकसान हो गया। ये जो 5 लीटर का नुकसान हुआ, क्या ये नुकसान स्वाभाविक है? नहीं, ऐसा नुकसान जो स्वाभाविक नहीं था और ना ही मुझे पहले से पता था कि ये प्रोसेसिंग के दौरान होगा, इस लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जिसका होना स्वाभाविक नहीं है प्रोसेसिंग के दौरान, और ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ वर्कर या फिर एबनॉर्मल रीजन की वजह से, यानी हमारी प्लांट सही नहीं थी जिस पे ये प्रोडक्ट बन रहा था और उसके प्रोसेसिंग के दौरान मान लो ज़्यादा नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा नुकसान झेलना पड़ता है। यानी एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, ऐसा लॉस जो स्वाभाविक नहीं है प्रोसेसिंग के दौरान होगा, उस लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। इन अदर वर्ड्स कि अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे देखो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 25 लीटर, नॉर्मल लॉस कितना था, 20 लीटर, तो हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा लॉस क्यों हो गया, एबनॉर्मल रीजन की वजह से, यानी एबनॉर्मल लॉस है। तो इफ़ द एक्चुअल लॉस इज मोर देन द नॉर्मल लॉस, अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है, देन द एक्सेस ऑफ एक्चुअल लॉस ओवर नॉर्मल लॉस, तो एक्चुअल लॉस जितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, उस चीज़ को बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। दोबारा समझो, अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है तो एक्सेस लॉस, एक्चुअल लॉस जितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, एक्चुअल लॉस कितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, अगर मैं बोलूँ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, पता ना एक्चुअल लॉस कितना ज़्यादा है, आप उसके लिए क्या करोगे, 25 लीटर माइनस में 20 लीटर, यानी एक्चुअल लॉस 5 लीटर ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है तो
तो एक्चुअल लॉस जितना ज़्यादा है एबनॉर्मल लॉस से, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। इसको इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं हम? एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में एक्चुअल लॉस माइनस में नॉर्मल लॉस। या फिर आप दूसरा समझो इसी चीज़ को, मान लो कि इन्होंने कितना सोचा था, कितना आउटपुट बनेगा? 980 लीटर का, लेकिन हमारा नुकसान तो ज़्यादा हो गया, 5 लीटर और एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। तो बताना एक्चुअली में मेरा आउटपुट कितने बनेगा? एक्चुअल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट कितना बनेगा? अब देखो 1000 लीटर दूध डाला था, बट मेरा नुकसान कितना हो गया? 25 लीटर। तो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना बनेगा? 975 लीटर। नॉर्मल आउटपुट हमने उम्मीद कितना किया था बनेगा? 980 लीटर, यानी बॉइलिंग प्रोसेसिंग के दौरान मेरे पास जो मिल्क बचेगा वो 980 लीटर बचेगा, लेकिन एक्चुअली में कितना बचेगा? 975 लीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम है, देन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट इज टर्म्ड एज एबनॉर्मल लॉस। अगर एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम है तो ऐसे केस में नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। यानी एबनॉर्मल लॉस का यहाँ से भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो कि एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में, बात वही कह रहा है, बस कहने का अंदाज अलग अलग है कि एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में नॉर्मल आउटपुट माइनस में एक्चुअल आउटपुट। चलो बात को कंक्लूड करते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसा लॉस जिसका होना स्वाभाविक नहीं है प्रोसेसिंग के दौरान, उस लॉस को बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस होता किस लिए? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजन, केयरलेसनेस ऑफ वर्कर, या फिर हमारी प्लांट अच्छी नहीं थी, प्लांट के प्रोसेसिंग के दौरान हमारा ज़्यादा माल नुकसान होता था मान लो, या फिर नेचुरल क्लैमिटी की वजह से। तो इन सब की वजह से जो नुकसान होता है उस नुकसान को बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रामलाल ने अपने कारीगर को बोला था कि रसगुल्ले बनाओ, और इसके लिए उन्होंने 1000 लीटर दूध दिया। अब 1000 लीटर दूध को इन्होंने क्या करा? बॉयल करना चालू करा। तो रामलाल उनके कारीगर को पहले से पता था कि 20 लीटर दूध का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन एक्चुअली में इनके कारीगर जो थे वो लापरवाह थे और आपस में इतने बात करने में बिजी हो गए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में बॉयल हो चुकी है दूध। जब इनको बातें करने से फुर्सत मिली तो पता चला कि यार बॉयल तो दूध कब का हो गया, और इसकी वजह से जो एक्चुअली में दूध हमारा जल गया वो कितना दूध जल गया? 25 लीटर, और जलना कितना चाहिए था? 20 लीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है तो ऐसे केस में एक्चुअल लॉस जितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे देखो एक्चुअल लॉस कितना है? 25 लीटर। 25 लीटर एक्चुअल लॉस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है। हाँ, ये 25 लीटर है, होना 20 लीटर चाहिए था। तो एक्चुअल लॉस कितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से? 5 लीटर। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखोगे? एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में एक्चुअल लॉस माइनस में नॉर्मल लॉस। या फिर मान लो इन्होंने कितना सोचा था आउटपुट बनेगा, यानी इन्होंने सोचा था कि 980 लीटर बनेगा। कैसे? 1000 लीटर दूध था, 20 लीटर बॉइलिंग प्रोसेसिंग के दौरान जल जाएगा, तो 980 लीटर बचेंगे। लेकिन एक्चुअली में जो लॉस हो गया वो 25 लीटर हो गया, तो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितने का बनेगा? 975 लीटर का। सोचा हमने 980 लीटर का आउटपुट मिलेगा, लेकिन मिला मुझे 975 लीटर का। तो बताना कम क्यों मिला? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल लॉस, की ज़्यादा लॉस हो गया, इसकी वजह से 5 लीटर का कहीं ना कहीं कम हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि अगर एक्चुअल आउटपुट कम है नॉर्मल आउटपुट से, ऐसे केस में डिफरेंस जो होगा नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। यानी एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के आपके पास 2 तरीके। इस चीज़ के आप कई एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो वो पैंट का, जहाँ पे टेलर मास्टर पैंट की कटिंग कर रहा था, हमने तो ये सोचा था कि क्लॉथ को कटिंग करते समय मात्र 10 मीटर कपड़े का नुकसान होगा, लेकिन हुआ क्या कि भाई उसका जो कैंची था वो सही नहीं था, या मान लो टेलर मास्टर अनट्रेंड था, जिसकी वजह से जो कपड़े का नुकसान है वो ज़्यादा हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 15 मीटर कपड़े का नुकसान हो गया। तो हमने तो सोचा था 10 मीटर कपड़े का, लेकिन एक्चुअली में नुकसान कितने का हो गया? 15 मीटर। तो कितना ज़्यादा नुकसान हो गया? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। इसी तरीके से आप ले सकते हो कि जब आयरन की डिफरेंट डिज़ाइन बन रहा था, तो हमने सोचा था कि यार 5% का नुकसान होगा, लेकिन हमारी प्लांट सही नहीं थी, और प्लांट सही नहीं होने की वजह से उसकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 7% का एक्चुअली में। तो कितना परसेंट ज़्यादा नुकसान हो गया? 2% ज़्यादा नुकसान हो गया। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस।
और एबनॉर्मल लॉस का हम प्रोसेस अकाउंट में करते कैसे ट्रीटमेंट है वो अभी हम सीखेंगे। पहले आपने ये एबनॉर्मल लॉस समझ लिया, चलो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कहीं पे। चलो आओ हम एबनॉर्मल लॉस के बारे में लिखते हैं। लिखो, इफ़ एक्चुअल लॉस इज़ मोर देन द नॉर्मल लॉस, अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा होता है, इफ़ एक्चुअल लॉस इज़ मोर देन द नॉर्मल लॉस देन द एक्सेस ऑफ एक्चुअल लॉस ओवर नॉर्मल लॉस, तो एक्चुअल लॉस जितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से इस टर्म एज एबनॉर्मल लॉस। हमने जो अभी करा था एबनॉर्मल लॉस, वहाँ पे कितना एक्चुअल लॉस था? एक्चुअल लॉस था हमारा 25 लीटर और नॉर्मल लॉस कितना था? 20 लीटर। तो एक्चुअल लॉस कितना ज़्यादा था नॉर्मल लॉस से? 5 लीटर। उसी चीज़ को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो इफ़ एक्चुअल लॉस इज़ मोर देन द नॉर्मल लॉस देन द एक्सेस ऑफ एक्चुअल लॉस ओवर नॉर्मल लॉस इज टर्म एज एबनॉर्मल लॉस। यानी इक्वेशन क्या बनेगा? एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में एक्चुअल लॉस माइनस में नॉर्मल लॉस। इसी चीज़ को आउटपुट से समझते हैं। वहाँ पे हमने सोचा था कि 20 लीटर दूध का नुकसान होगा, तो यानी आउटपुट कितना बनेगा भाई? 1000 लीटर में से 20 लीटर का अगर नुकसान हो जाएगा तो नॉर्मल आउटपुट हमने ये सोचा था 980 लीटर बनेगा। लेकिन एक्चुअली में नुकसान कितने का हुआ था? 25 लीटर का। तो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना बनेगा? 975 का। तो हम क्या बोलते कि अगर एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम है तो ऐसे केस में जो नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस होगा उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। यानी एबनॉर्मल लॉस को दूसरी तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, इफ़ एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन, अगर एक्चुअल आउटपुट कम है नॉर्मल आउटपुट से, देन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड नॉर्मल आउटपुट इज टर्म एज एबनॉर्मल लॉस। इसी चीज़ को आप इक्वेशन में कैसे कह सकते हो कि एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में नॉर्मल आउटपुट माइनस में एक्चुअल आउटपुट। यानी एबनॉर्मल लॉस निकालने के आपके पास दो मेथड है। एक एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में, या दो फॉर्मूले, एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में एक्चुअल लॉस माइनस में नॉर्मल लॉस, या फिर एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में नॉर्मल आउटपुट माइनस में एक्चुअल आउटपुट। और ये फॉर्मूले नहीं है अगर आप ध्यान से समझोगे। दिस टाइप ऑफ वेस्ट में अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स, या फिर बैड प्लानिंग, बैड प्लान डिजाइन, या फिर नेचुरल क्लैमिटी, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा। सच वेस्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन एडवांस। ये वेस्ट आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो एडवांस में। आप एस्टिमेट किस चीज़ को कर सकते हो? जो आपको पहले से पता हो। ये लॉस तो आपको पहले से पता ही नहीं था कि होगा या नहीं होगा, और इनकर्ड हो जाता था ये लॉस, तो इसको आप एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? यानी इस लॉस को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। यानी एबनॉर्मल लॉस को अगर मैं कंक्लूड तो करूँ तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जिसका होना स्वाभाविक नहीं है प्रोसेसिंग के दौरान, और ये लॉस एबनॉर्मल रीजन की वजह से होता है। इस लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक्चुअल लॉस अगर ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, तो एक्चुअल लॉस जितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, उसी चीज़ को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। या फिर एक्चुअल आउटपुट अगर कम है नॉर्मल आउटपुट से, तो नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो डिफरेंस होगा इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल आउटपुट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लॉथ का, मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरन से डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाने का। या फिर एक और एग्जांपल मान लो कि ये एक टैंकर है, ये एक टैंकर है, टैंकर में पानी आता है। हम 1000 लीटर पानी मंगाते हैं, और 1000 लीटर पानी मंगाने के दौरान हमें पता होता है पहले से कि यार रास्ते उस्ते में कुछ तो पानी गिर ही जाएगा, और आप पाते भी होंगे जब आप रोड पे चलते होंगे तो उसमें से पानी गिरता रहता है टैंकर में से। मान लेते हैं कि 10 लीटर पानी तो गिर ही जाएगा, तो ये लॉस जो आपको पहले से पता था 10 लीटर का, वो तो हो गया नॉर्मल लॉस। लेकिन मान के चलो यहाँ से ये जो टैंकर था वो लीकेज था और पुराना हो चुका था, थोड़ा थोड़ा पानी और गिर रहा था, जिसकी वजह से 10 लीटर का नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली में जो नुकसान हो गया वो 20 लीटर का हो गया। तो बताना मेरे को, क्या एक्चुअल लॉस ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से? हाँ, एक्चुअल लॉस 20 लीटर है, नॉर्मल लॉस 10 लीटर है। एक्चुअल लॉस कितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से? एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से 10 लीटर ज़्यादा है। तो जो 10 लीटर ज़्यादा है इसी चीज़ को बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है प्रोसेस अकाउंट में, वो हम अभी बढ़ते हैं। चलो आओ अब हम समझते हैं एबनॉर्मल लॉस का प्रोसेस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। एबनॉर्मल लॉस, इसको समझने के लिए हम वही प्रीवियस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। रामलाल, एक बात बताओ, रामलाल ने कितने लीटर दूध दिया था रसगुल्ले के लिए? 1000 लीटर।
और ये 1000 लीटर दूध इसने कितने रुपए के हिसाब से ख़रीदा था? एट द रेट 40 पर लीटर के हिसाब से, यानी टोटलिटी में कितने का हो जाएगा? 40,000 का। इसने अपने कारीगर से क्या कहा था कि इस दूध से मुझे रसगुल्ले बनाने, तो इसके कारीगर ने क्या करा था? बॉयल करा था। और बॉयलिंग प्रोसेसिंग के दौरान रामलाल और इनके कारीगर को पहले से पता था कि 20 लीटर दूध का नुकसान तो हो ही जाएगा। वो नुकसान जो इनको पहले से पता था कि इस प्रोसेसिंग के दौरान 20 लीटर दूध का नुकसान तो होगा ही होगा, उस नुकसान को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। कितने का? 20 लीटर। और नॉर्मल लॉस की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान हम किससे रिकवर करते हैं? कस्टमर से, या फिर यूँ बोल लूँ गुड प्रोडक्शन यूनिट से। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा नुकसान है जो स्वाभाविक है, होगा ही होगा अगर मैं ये काम करूँगा। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? रामलाल को एबनॉर्मल रीजन की वजह से, एबनॉर्मल रीजन्स की वजह से, या तो उनके जो कारीगर थे वो लापरवाह थे, या मान लेते हैं उनके पॉट जो था जिसमें दूध बॉयल हो रहा था उसमें छोटी सी छेद थी, या फिर जिस टाइम ये दूध डाल रहे थे उस टाइम उनको डालने के वक्त में नुकसान हो गया, या किसी भी वजह से एबनॉर्मल रीजन की वजह से जो इनका नुकसान है वो 20 लीटर से ज़्यादा का हो गया। एक्चुअली में जो इनका नुकसान हुआ है, एक्चुअल लॉस, वो 20 लीटर ना होके 25 लीटर का हुआ है। तो एक्चुअल लॉस ज़्यादा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजन, कि एबनॉर्मल रीजन की वजह से नॉर्मल लॉस से एक्चुअल लॉस ज़्यादा हो गया। तो अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है तो ऐसे केस में एक्चुअल लॉस जितना ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में 25 लीटर यानी एक्चुअल लॉस माइनस में नॉर्मल लॉस यानी कि 5 लीटर, यानी एक्चुअल लॉस 5 लीटर ज़्यादा है नॉर्मल लॉस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। एक बात बताओ, बॉयल प्रोसेसिंग के दौरान मान लेते हैं कि इनका जो कारीगर का खर्चा आया डायरेक्ट लेबर वो ₹5000 का, और अदर एक्सपेंसेस बॉयलिंग प्रोसेसिंग का वो भी आया 5000। अब ये सोचते हैं रामलाल कि यार ये टोटल खर्चा मैं कितने यूनिट से रिकवर करूं। एक बात बताओ, इनको उम्मीद कितना था, कितने यूनिट्स बनेगा? जो यूनिट्स आपको उम्मीद होता है, एक्सपेक्टेड होता है, उस यूनिट्स को आप बोलते हो नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट इसने कितना उम्मीद किया था कि भाई 1000 लीटर अगर हम दूध देंगे और 20 लीटर अगर जल जाता है तो 980 लीटर दूध तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये क्या सोचता है कि यार ये खर्चा मैं रिकवर कितने यूनिट से करूं? तो पता है ये क्या सोचता है कि मैं रिकवर करूंगा, मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट होगा वो ये कहूँगा मैं कि भाई मेरे को 40 लीटर दूध का खर्चा, 5000 लेबर का और 5000 अदर एक्सपेंसेस, ये टोटल 50,000 खर्चा करके मैंने कितना आउटपुट बनाया? मैंने एक्चुअली में जो आउटपुट बनाया, एक्चुअल आउटपुट बनाया वो कितना बनाया? एक्चुअली में जो आउटपुट बनाया वो 1000 लीटर, लेकिन एक्चुअली में मेरा जो नुकसान है वो 20 ना होकर 25 लीटर हुआ है। तो मेरा जो एक्चुअल आउटपुट बना है वो कैसे निकालेंगे हम? इनपुट माइनस में एक्चुअल लॉस, यानी कि 975 लीटर का। तो अब ये रामलाल क्या सोचता है पता है कि ये जो 40 + 5 + 5 यानी टोटल जो 50,000 खर्चे हुए वो 975 लीटर आउटपुट बनाने के लिए, तो मैं ये 50,000 खर्चा रिकवर करूँगा 975 लीटर से। मतलब कि 975 से अगर ये रिकवर करेगा 50,000, तो बताना 1 लीटर से कितना रिकवर करेगा? 1 लीटर से रिकवर करेगा ये 51.28। दोबारा करते हैं हम, 50,000 अगर ये रिकवर करेगा 975 से, तो 1 लीटर से कितना रिकवर करेगा? 58.28, यानी 51.28 पर लीटर रिकवर करेगा। ऐसा करने से पता है क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ
किसने जो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स का कॉस्ट था, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स का जो कॉस्ट था वो भी इसने किससे रिकवर कर लिया, गुड प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि यूं बोल लो कस्टमर से। एक बात बताओ, एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर आपको कोई लॉस होता है तो उस लॉस को आपको कस्टमर से रिकवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एबनॉर्मल रीज़न वो रीज़न होते हैं जो आपको पहले से पता नहीं था और उसकी वजह से आपके फैक्ट्री में लॉस हो जाता है, यानी ऐसा लॉस जो आपकी लापरवाही के कारण हुआ है, यानी आपके वर्कर लापरवाह थे, आपका प्लांट सही नहीं था, आपके पॉट में यहाँ पे लीकेज थी जिसकी वजह से आपके 5 लीटर एक्स्ट्रा जल गया, वो 5 लीटर एक्स्ट्रा दूध नीचे गिर गया, या फिर आपका वर्कर लापरवाह था, आपके कारीगर लापरवाह थे, बॉइलिंग के दौरान उन्होंने 5 लीटर दूध एक्स्ट्रा जला दिया। वो जो 5 लीटर एक्स्ट्रा जला दिया, क्या वो लॉस स्वाभाविक है, इनहेरिएंट है इन द नेचर ऑफ वर्क कि अगर मैं ये काम करूंगा तो 5 लीटर दूध का नुकसान होगा ही होगा? नहीं, इनहेरिएंट तो 20 लीटर का है। ये जो 5 लीटर एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है वो आपकी गलती की वजह से हुआ है। अगर मेरी गलती की वजह से अगर कोई नुकसान होता है या हमारी फैक्ट्री की गलती की वजह से नुकसान होता है तो क्या वो नुकसान हम कस्टमर से रिकवर करें? ऑब्वियसली सी बात है, नहीं रिकवर करना चाहिए। अगर मैं रिकवर करूंगा तो होगा क्या, मेरा कॉस्ट पर यूनिट तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होने की वजह से मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मान लो मेरे बगल में एक शॉप की दुकान है, वो भी मिठाई बनाता है और उसका जो वर्कर है वो लापरवाह नहीं है, उसके वर्कर बहुत ही अच्छे हैं और उनके यहाँ एबनॉर्मल लॉस होता भी नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता है तो उनका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम। और कॉस्ट पर यूनिट कम होने की वजह से क्योंकि उनके यहाँ एबनॉर्मल लॉस तो हुआ ही नहीं, अगर उनके यहाँ एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ तो उनका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, मेरे मुकाबले में कम हो जाएगा और सेलिंग प्राइस भी उनका क्या रहेगा, कम। तो एज ए कस्टमर मैं किसके पास खरीदने जाऊँगा? ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास खरीदने जाएंगे, मेरे पास तो कोई खरीदने ही नहीं आएगा। क्यों नहीं खरीदने आएगा? क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस हाई हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेरे को लॉस होना चालू हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि मेरे को फैक्ट्री में क्या करना पड़ेगा, लॉकआउट करनी पड़ेगी। ये सब प्रॉब्लम आ किस लिए रहा है? ये सब प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि आपकी गलती की वजह से जो नुकसान हुआ यानी एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो उस एबनॉर्मल लॉस के ऊपर में जो भी खर्चा हुआ वो खर्चा भी आप किससे रिकवर कर रहे हो, गुड प्रोडक्शन यूनिट से। यानी आप ये कह रहे हो कि मैं 50,000 रिकवर करूँगा 975 लीटर से। भाई 975 लीटर से रिकवर करोगे तो करोगे, लेकिन 5 लीटर जो है, ये जो 5 लीटर का नुकसान है ये तो आपकी गलती की वजह से हुआ है और आपकी गलती की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान आप कस्टमर पे क्यों डालोगे? ऑब्वियसली आपको कस्टमर पे नहीं डालना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान हमें कस्टमर से रिकवर नहीं करना चाहिए, वो नुकसान हमारा खुद का नुकसान होगा और उस नुकसान को हमें क्या करना चाहिए, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में जाके चार्ज करनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अब आप क्या कहोगे, उस नुकसान को हमें कस्टमर से रिकवर नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को 975 लीटर से नहीं रिकवर करना है, 40 + 5 + 5 यानी टोटल 50,000 अगर खर्चे मेरे को रिकवर करना है तो वो रिकवर कितने से करना है, नॉर्मल आउटपुट से। यानी 1000 लीटर माइनस में 20 लीटर यानी 980 लीटर से मेरे को 50,000 रुपये रिकवर करने हैं। यानी 5 लीटर का जो नुकसान होगा वो नुकसान मैं क्या करूँगा, खुद बियर करूँगा। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं 50,980 से रिकवर करूँगा तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 51.02 यानी अप्रॉक्सीमेटली 51.02 पर लीटर। यानी एक यूनिट से मैं कितना रिकवर करूँगा, 51.02। और ऐसा करने से क्या हुआ पता है, ऐसा करने से ये हुआ कि एबनॉर्मल लॉस यूनिट का जो कॉस्ट है वो हमने गुड प्रोडक्शन यूनिट पे स्प्रेड नहीं करा। देखो तो सही, हमने 50,000 टोटल खर्चा कितने से रिकवर करा है, 980 यानी नॉर्मल आउटपुट से। तो अब बात ये आता है कि भैया ये जो एबनॉर्मल लॉस है वो मुझे समझ आ गया कि एबनॉर्मल लॉस का जो नुकसान है वो मुझे कस्टमर से रिकवर नहीं करना चाहिए, यानी 5 लीटर। अब इस 5 लीटर का नुकसान का वैल्यू कितना होगा, एक बात बताओ, ये 5 लीटर आपकी खुद की नुकसान है, मानते हो ना इस बात को? 1 लीटर बनाने का ये खुद का नुकसान आपका हुआ कहाँ से, वही नॉर्मल आउटपुट से। आपने ये सोचा था कि 980 लीटर बनेगा, लेकिन 980 नहीं बन के आपका जो एक्चुअल आउटपुट बना है वो 975 बना है, यानी 5 लीटर कम। क्यों 5 लीटर कम बना है? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कि आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो नॉर्मल आउटपुट यानी 980 लीटर बनाने का खर्चा मेरा कितना था, 51.02।
उसमें से अगर 5 लीटर का नुकसान हो जाता है तो उस 5 लीटर की जो कॉस्ट होगी वो भी कितनी होगी, 51.02 ही होगी। अरे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप 5 रजिस्टर खरीद के लेके आते हो। मान लो कि वो 5 रजिस्टर आपने @40 के हिसाब से खरीदा, यानी 40 रुपये ईच के हिसाब से। उसमें से एक रजिस्टर आपका गिर जाता है, तो बताओ जो रजिस्टर गिर गया उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ऑब्वियसली सी बात है, उसी 5 में से एक गिरी है ना, तो पाँचों की कॉस्ट कितनी थी, 40 रुपये। तो जो एक गिर गए उसकी भी कॉस्ट कितनी होगी, 40 रुपये। तो भाई ये 980 लीटर की से अगर मैं 50,000 खर्चा रिकवर करूँगा तो 51.02 मेरा 1 लीटर का आ गया। तो जो मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो किस में से हुआ है, उसी नॉर्मल आउटपुट में से तो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया कि 980 यूनिट्स ना बन के अब 975 लीटर बनेंगे, यानी 5 लीटर का मेरा एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। उस एक्स्ट्रा नुकसान की कॉस्ट कितनी होगी, उस एक्स्ट्रा नुकसान को जितना बनाने में मेरा लगा होगा, 1 लीटर की कॉस्ट कितनी आई थी, 51.02। तो अब नॉर्मल लॉस को हम कितना करेंगे, 5 लीटर इंटू में 51.02, यानी 5 इंटू में 51.02, तो होगा क्या, 255 रुपये 10 पैसे। 255 रुपये 10 पैसे ये हमारा खुद का नुकसान है। अब हम इन सब बातों को प्रोसेस अकाउंट में कैसे करेंगे, एक बात बताओ, प्रोसेस अकाउंट में क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारा प्रोसेस अकाउंट इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, यानी एबनॉर्मल लॉस की वजह से हम प्रोसेस अकाउंट पे कोई भी हमारा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो एबनॉर्मल लॉस को पूरी तरीके से आप क्या करोगे, प्रोसेस अकाउंट से बाहर करोगे। बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को आप क्या कर दोगे, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को भी क्रेडिट कर दोगे। वैल्यू कितना आएगा, आप वैल्यू कंप्यूट कैसे करोगे, एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू आप कंप्यूट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आप एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की वैल्यू निकालोगे। अगर आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ नहीं आई है तो इसी चीज़ को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले इन बातों को हम कहीं पे लिख लेते हैं। चलो हम लिख लेते हैं उस बात को जो भी हमने समझा है। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस अकाउंट की, प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा। बोल रहे हैं द यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स विल बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। कह रहा है एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को और एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू होगी उसको क्रेडिट कर दोगे प्रोसेस अकाउंट में। प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब है कि आप प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को पूरी तरीके से बाहर निकाल रहे हो, यानी आप ये कह रहे हो कि एबनॉर्मल लॉस इज नॉट इम्पैक्टेड बाय प्रोसेस अकाउंट, यानी एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारा प्रोसेस अकाउंट इम्पैक्ट नहीं करेगा, और पूरी तरीके से आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, यानी वैल्यू को और उस यूनिट्स को। वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करेंगे, वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, क्योंकि जो नुकसान हुआ एक्स्ट्रा वो किस में से हुआ है, उसी नॉर्मल आउटपुट में से तो हुआ है। तो नॉर्मल आउटपुट को जो बनाने में कॉस्ट आई थी उसी के कॉस्ट के बेसिस पे आप एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू कंप्यूट करोगे। वही कह रहा है वैल्यू इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, यानी जो वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे एबनॉर्मल लॉस यूनिट की वो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट के बेसिस पे करेंगे। एंड यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज आर वैल्यूड लाइक गुड यूनिट प्रोड्यूस, यानी एबनॉर्मल वेस्टेज की आप वैल्यू कैसे करोगे, जैसे कि गुड यूनिट्स प्रोड्यूस की करते हो। वैसे आप ये मानोगे कि हमने गुड यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है गुड यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे, यानी जितना गुड यूनिट्स का कॉस्ट होगा उतना ही इसका कॉस्ट होगा। तो गुड यूनिट प्रोड्यूस की जो कॉस्ट होगी उसी के बेसिस पे आप एबनॉर्मल लॉस की भी कॉस्ट निकालोगे। चलो आओ एक क्वेश्चन हम करते हैं इससे रिलेटेड। चलो आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो प्रिज्यूम इन द मेन क्वेश्चन, वही हम जो एग्जाम्पल करते आ रहे हैं उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, नेल मैन्युफैक्चरिंग वाले एग्जाम्पल को। प्रिज्यूम इन द मेन क्वेश्चन इफ़ द एक्चुअल आउटपुट इज़ 930 kg, अगर एक्चुअल आउटपुट 930 kg है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, आपसे बोल रहा है प्रोसेस अकाउंट बनाओ। ये बताओ, चलो बताओ मेरे को सबसे पहले उस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कितने का दे रखा था, 2, डायरेक्ट मटेरियल्स 1000 kg, कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से 12,000 का। अदर एक्सपेंसेस कितना दे रखा था, अदर एक्सपेंसेस जो आपको दे रखा था वो 7,000 का दे रखा था, सॉरी 7,000 का। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन ने कितना बताया था, क्वेश्चन ने आपको बताया था कि नॉर्मल लॉस जो है वो 50 kg है
एंड इट रियलाइज नथिंग, और इससे कुछ भी रियलाइज नहीं होगा। यानी ये किस नेचर का था, वेट लॉस या फिर टोटल लॉस। अगर वेट लॉस या टोटल लॉस के नेचर का नॉर्मल लॉस हो तो हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को सीधा प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। लिखो बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, कितना 50, और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी तो हम वैल्यू क्रेडिट करेंगे भी नहीं। एक बात बताओ, हमने ये सोचा था कि 50 केजी का नुकसान तो होगा ही होगा, तो बताओ मेरे को नॉर्मल आउटपुट कितनी होगी। नॉर्मल आउटपुट यानी हमने कितना उम्मीद किया था कि आउटपुट बनेगा, 1000 केजी हमने इनपुट दिया था, 50 केजी का नुकसान तो हमने पहले से पता था होगा ही होगा, ने हमें उम्मीद किया था कि 950 केजी का नॉर्मल आउटपुट बनेगा। लेकिन जो एक्चुअली आउटपुट बना है, एक्चुअल आउटपुट वो कितना क्वेश्चन बोल रहे हैं, 930 केजी। बनना चाहिए था 950, लेकिन एक्चुअली में जो बना है 930, यानी कम बना है। कम क्यों बना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस हो गया होगा, और वो लॉस जो हमें पहले से पता नहीं था उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। यानी अगर एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम है तो ऐसे केस में नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो मेरे को एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया, 950 केजी माइनस में 930 केजी, यानी 20 केजी का एबनॉर्मल लॉस हो गया। एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकालो, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। टोटल कितने का खर्चा हुआ है, 19,000। ये 19,000 टोटल खर्चा है। मैं रिकवर कितने से करूंगा, ये 19,000 मैं कितने केजी से रिकवर करूंगा या कितने यूनिट से रिकवर करूंगा। हमने ये सोचा था कि 1000 यूनिट्स हमने इनपुट दिया और 50 यूनिट्स का नुकसान हमें पहले से पता, तो हमने ये सोचा था 950 बनेगा, लेकिन एक्चुअली में जो आउटपुट बना वो 930 केजी बना। तो क्या हमें एक्चुअल आउटपुट से रिकवर करना चाहिए, नहीं। एक्चुअल आउटपुट से अगर आप रिकवर करोगे तो आप ये बोल रहे हो कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी हम किससे रिकवर करेंगे, गुड प्रोडक्शन यूनिट से। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एबनॉर्मल लॉस के नुकसान को हम कस्टमर से स्प्रेड नहीं करते, हम खुद वो नुकसान बियर करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम 19,000 रिकवर करेंगे, तो लेकिन 19,000 किससे रिकवर करेंगे, नॉर्मल आउटपुट से। हमने जितना उम्मीद किया था कि बनेगा उस आउटपुट से। तो हमने कितना उम्मीद किया था, 950 यूनिट्स या 950 केजी, कुछ भी बोल लो। तो मेरे को 19,000 रिकवर करना है, 19,000 रिकवर करना है कितने से, 950 से। यानी एक से कितना रिकवर करूंगा, 20 रुपये पर केजी बोल लूँ या फिर यूनिट बोल लूँ। तो एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये बात बताओ कि ये जो एक्स्ट्रा नुकसान हो गया कितने केजी का, 20 केजी का, वो एक्स्ट्रा नुकसान किस में से हुआ होगा, इसी नॉर्मल आउटपुट में से। तो ये नॉर्मल आउटपुट बनाने की लागत कितनी आई है, 20 रुपये। तो अगर नॉर्मल आउटपुट को बनाने की लागत 20 रुपये है और इसी नॉर्मल आउटपुट में से 20 एक्स्ट्रा यूनिट लॉस हो गया, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, एट द रेट 20। तो वही बोला जाता है कि नॉर्मल लॉस की वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। यानी 20 केजी हमारा था और 1 केजी की कॉस्ट कितनी है, 20। तो कितना आ जाएगा ये, 400। यानी 400 बेसिकली हमारा कॉस्ट आ जाएगा। और इसको हम करते क्या है, हम ये बोलते हैं कि एबनॉर्मल लॉस हमारे प्रोसेस अकाउंट को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। यानी प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को पूरी तरीके से बाहर करो। हम इसके अंदर प्रोसेस अकाउंट में डालने के लिए हम डेबिट करते हैं, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम कहाँ हटा के भेजेंगे, एबनॉर्मल लॉस में। तो हम बोलेंगे बाय एबनॉर्मल
लॉस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब होता है कि आप एबनॉर्मल लॉस को पूरी तरीके से बाहर निकाल रहे हो प्रोसेस अकाउंट से। बताना कितना था, 20, कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से 400। एबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब होता है कि इतने की वैल्यू प्रोसेस अकाउंट से हटाकर एक सेपरेट अकाउंट में आप डेबिट करोगे, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यानी आप 400 रुपये आपने बाहर कर दिया, बाकी कितना बच गया उसको आप कहाँ पे भेजोगे? ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रोसेस तो बता नहीं रखा, तो फिनिश गुड्स अकाउंट में। कितना देखो, 1000, 19,000। एक बात बताओ, आपका फिनिश कितना बचा है? 930। उस 930 की कॉस्ट कितनी होगी? 20 के हिसाब से 930 इंटू में 20, 930 इंटू में 20 कितना आ जाएगा? 18,600। या फिर आप इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 और ये हो जाएगा 19,000। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एबनॉर्मल लॉस के हम वैल्यू कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और उसको वैल्यू को हम प्रोसेस अकाउंट में क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। बस आपको इतनी से समझनी है। चलो आओ हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनता कैसे है। आओ अब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के लिए हम टोटल 3 केस से समझेंगे कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट में ये देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस अगर वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। अगर एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू है, यानी उस स्क्रैप को मार्केट में क्या करा जा सकता है? बेचा जा सकता है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। फिर हम ये समझेंगे कि अगर एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप पे डिस्पोजल कॉस्ट इनकट करना पड़ता है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। यानी एबनॉर्मल लॉस के नेचर की वजह से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। यानी एबनॉर्मल लॉस के नेचर की वजह से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रभावित होगा। ध्यान रहे कि एबनॉर्मल लॉस के नेचर की वजह से प्रोसेस अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में आप क्या करते हो? एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्रेडिट करते हो और एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू होती है उसको क्रेडिट करते हो। क्रेडिट करने का मतलब होता है कि आप ये बोलते हो कि प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस की वजह से कोई नुकसान नहीं दिखना चाहिए। अगर एबनॉर्मल लॉस की वजह से नुकसान हुआ है तो प्रोसेस अकाउंट से बाहर करो और उसको एक सेपरेट अकाउंट में जाके डेबिट करो, जिसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस का क्या नेचर है, उसकी वजह से हमारा प्रोसेस अकाउंट क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। नॉर्मल लॉस, टोटल लॉस या फिर वेट लॉस के नेचर का है तो हमारा प्रोसेस अकाउंट अलग बनता है। अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और इस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू है तो प्रोसेस अकाउंट इम्पैक्ट करता है। अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और इस स्क्रैप पे डिस्पोजल कॉस्ट हमें इनकट करना पड़ता है तो हमारा प्रोसेस अकाउंट क्या बनता है? अलग बनता है। तो हमने ये देखा कि एबनॉर्मल लॉस की नेचर की वजह से प्रोसेस अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। हाँ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पे इंपैक्ट आता है, लेकिन नॉर्मल लॉस की नेचर की वजह से प्रोसेस अकाउंट पे इंपैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान हम कस्टमर से रिकवर करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान हम खुद बियर करते हैं। आओ अब हम सबसे पहले केस नंबर 1 पढ़ते हैं, जहाँ पे एबनॉर्मल लॉस वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का है। वेट लॉस या टोटल लॉस के नेचर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेस्टेज फेचेज नो वैल्यू, यानी ऐसा वेस्ट जिससे हम कोई वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मिल्क का, जहाँ पे बॉइलिंग प्रोसेसिंग के दौरान हमारा मिल्क क्या हो गया था? ज़्यादा जल गया था। हमने सोचा तो था 20 लीटर जलेगा, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा नुकसान हो गया था वो 25 लीटर हो गया था। यानी कितना एक्स्ट्रा नुकसान हो गया था? 5 लीटर। वो जो नुकसान हो गया था, क्या आप उसको रियलाइज कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो टोटल लॉस या फिर वेट लॉस का नेचर का है। हम रियलाइज या डिस्पोजल कॉस्ट तो तब इनकर्ड करेंगे ना जब उसका स्क्रैप एग्जिस्ट करे। वहाँ तो दूध जल गया था, उसका स्क्रैप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वो तो वेट लॉस या फिर टोटल लॉस का नेचर का है। तो अगर एबनॉर्मल लॉस वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। चलो आओ, ये आगे की बात मत पढ़ो आप जो रेड पेन से, आप सिर्फ ये पढ़ो जो ब्लू पेन से। द एबनॉर्मल लॉस इज इन नेचर ऑफ वेट लॉस या फिर टोटल लॉस दैट इज वेस्टेज फेचेज नो वैल्यू। तो ऐसे केस में हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। आओ हम क्वेश्चन करते हैं इन बातों को समझने के लिए। प्रिज्यूम इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, उसी प्रीवियस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। वेस्टेज इज इन नेचर ऑफ वेट लॉस या फिर टोटल लॉस। कह रहा है वेस्टेज जो है
वो वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का है। वेस्टेज का मतलब एबनॉर्मल वेस्टेज एज वेल एज नॉर्मल वेस्टेज, यानी नॉर्मल वेस्टेज भी हमारा वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का था और एबनॉर्मल वेस्टेज भी हमारा क्या होगा, टोटल लॉस और वेट लॉस के नेचर का होगा। ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है एबनॉर्मल लॉस के नेचर का, तो हम ये मानेंगे कि जो नॉर्मल वेस्टेज का नेचर होगा वही एबनॉर्मल वेस्टेज का नेचर होगा। यानी अगर नॉर्मल वेस्टेज का नेचर टोटल लॉस या फिर वेट लॉस का है तो एबनॉर्मल वेस्टेज का भी नेचर टोटल लॉस या फिर वेट लॉस का होगा। अगर नॉर्मल लॉस का नेचर स्क्रैप का नेचर का है और इस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू है तो एबनॉर्मल लॉस भी स्क्रैप के नेचर का होगा और इस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप के नेचर का है और इस स्क्रैप पे डिस्पोजल कॉस्ट हमें इनकट करना पड़ता है तो एबनॉर्मल लॉस भी स्क्रैप का नेचर का होगा और उस स्क्रैप पे हमें डिस्पोजल कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, इनकट करना पड़ेगा। यानी पॉइंट टू बी रिमेंबर, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो नॉर्मल लॉस का जो नेचर होगा वही हमारा एबनॉर्मल लॉस के नेचर होगा। चलो अब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं। हमने प्रोसेस अकाउंट से क्या करा था, ट्रांसफर कर दिया था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। यहां पे लिखेंगे टू प्रोसेस अकाउंट, जो भी प्रोसेस होगा। कितने यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 20 के हिसाब से कितने का, 400 का। ये जो लॉस हुआ है वो किस नेचर का है, वेट लॉस या फिर टोटल लॉस। यानी इसको आप मार्केट में रियलाइज नहीं कर सकते। यानी आपका टोटल में कितने का नुकसान हो गया, 400 का। इस नुकसान को आप खुद बियर करोगे तो आप इसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। कोई भी नुकसान हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। तो चलो ट्रांसफर करो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। कितने का नुकसान ट्रांसफर करोगे, बैलेंसिंग फिगर 20 यूनिट्स, 20 रुपए के हिसाब से कितने का, 400 का। चलो अब इस अकाउंट को बंद करते हैं। 20 रेट तो कॉलम बंद करते नहीं है, 400, 20 यूनिट्स कितने का, 400 का। तो हमने ये देखा कि एबनॉर्मल लॉस अगर वेट लॉस या टोटल लॉस के नेचर का है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे कि अगर एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का और इस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। चलो आओ उस केस को हम समझते हैं। अब हम केस नंबर 2 के जरिए से समझते हैं कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। केस नंबर 2 कहता है कि अगर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप को मार्केट में क्या करा जा सकता है, बेचा जा सकता है। यानी उस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो बताओ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। आगे की बातें मत पढ़े आप कि आगे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ आप अभी इतना पढ़ो कि एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स में हैव ए स्क्रैप वैल्यू विच में बी सोल्ड। यानी एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स का स्क्रैप एग्जिस्ट कर रहा है और उस स्क्रैप को मार्केट में क्या करा जा सकता है, बेचा जा सकता है। यानी उसकी डिस्पोजल वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे केस में हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके लिए आओ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पढ़ो क्या बोल रहा है। प्रिज्यूम इन द मेन क्वेश्चन मतलब नेल मैन्युफैक्चरिंग वाला, द वेस्टेज यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट ए रेट ऑफ 4.75 पर केजी। यहाँ पे बोल रहा है वेस्टेज यूनिट, ये नहीं बता रखा कौन सा वेस्ट। तो आप ये मानोगे नॉर्मल वेस्टेज एज वेल एज एबनॉर्मल वेस्टेज, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो नॉर्मल वेस्टेज का नेचर होता है वही एबनॉर्मल वेस्टेज का नेचर होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वेस्टेज यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट ए रेट ऑफ 4.75 पर केजी, कि वेस्टेज यूनिट्स को बेचा जा सकता है 4.75 पर केजी के हिसाब से। एंड एक्चुअल आउटपुट इज 930 केजी। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है और नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में हम नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे कि नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले आप प्रोसेस अकाउंट बनाओ। मैं पहले से इसलिए बना के रखता हूँ क्योंकि कहीं वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबी ना हो जाए। चलो अब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। बताना उस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कितना था, 2 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 1000 केजी था, 12 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना आ जाएगा, 12,000। फिर था 2 अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितने का था, 7,000 का। और क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस वो 50 केजी या फिर ये बोलूँ 50
यूनिट्स का है। और अब की बार क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो वेस्टेज है वो स्क्रैप का नेचर का है और उसको रियलाइज यानी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है एट 4.75 पर केजी के हिसाब से। यानी नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो बताओ नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 4.75 पर केजी के हिसाब से। तो नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स बताओ कितना आ जाएगा। नॉर्मल लॉस 50 केजी का हुआ है और एक यूनिट्स कितने में बिक जाएगा, 4.75 पर केजी के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम इस स्क्रैप को बेच के कितना अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। आओ अब हम कैलकुलेट करते हैं। 50 इंटू में 4.75 यानी 237.5 यानी 237 रुपये 50 पैसे हम रिसीव कर सकते हैं इस नॉर्मल लॉस के स्क्रैप को बेच के। आप बताओ मेरे को, अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू हो सकती थी, यानी उस स्क्रैप को मार्केट में बेचा जा सकता था, तो प्रोसेस अकाउंट में हम क्या करते थे, प्रोसेस अकाउंट में हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्रेडिट कर देते थे और नॉर्मल लॉस की जो नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू है उसको क्या कर देते थे, क्रेडिट करते थे। आओ अब हम क्रेडिट करते हैं प्रोसेस अकाउंट में बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना यूनिट्स, 50 यूनिट्स। कितने के हिसाब से, 4.75 के हिसाब से। कितने का, 237.5 का, यानी 237 रुपये 50 पैसे का। ये ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये बोलते हैं कि 1000 यूनिट्स हमने इस प्रोसेस में लगाया, 50 यूनिट्स का हमारा नॉर्मल नुकसान हो गया और इस नॉर्मल नुकसान को यानी इस नॉर्मल वेस्टेज को हम बेच के 237 रुपये 50 पैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट वो है 930 केजी, यानी इस प्रोसेस के दौरान जो एक्चुअली में आउटपुट प्राप्त हुआ है मुझे वो 930 केजी हुआ है। एक बात बताओ, हमने कितने आउटपुट उम्मीद किया था कि इस प्रोसेस के बाद बनेगा? वो आउटपुट जो हमने पहले से उम्मीद कर रखा था कि इस प्रोसेस के बाद बनेगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल आउटपुट। चलो नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल आउटपुट हमने 1000 यूनिट्स प्रोसेस में लगाया था, 50 केजी का लॉस हमें पहले से एक्सपेक्टेड था यानी 50 यूनिट्स का। तो नॉर्मल आउटपुट कितना बनेगा, 950 केजी, यानी 950 किलो का नॉर्मल आउटपुट होगा। यानी एक्चुअली में 950 किलो बनना चाहिए और बना कितना है, 930 केजी। तो कम क्यों बना, कम इसलिए बना क्योंकि एक्स्ट्रा लॉस कहीं ना कहीं हो गया। अब एक्चुअल आउटपुट अगर नॉर्मल आउटपुट से कम है तो ऐसे केस में नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 950 केजी माइनस में 930 केजी, यानी कितने का, 20 केजी का, यानी 20 केजी का हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब हम इस एबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट में क्या ट्रीट करते हैं, प्रोसेस अकाउंट में हम बोलते हैं कि एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को और एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू होगा उसको प्रोसेस अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करने का मतलब होता है कि आप प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हो, बाहर करते हो, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो नुकसान होता है वो नुकसान हम खुद बियर करते हैं। तो हम इसकी जो वैल्यू है वो किस बेसिस पे कंप्यूट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट के बेसिस पे हम क्यों करते हैं, क्योंकि आप एक बात बताओ, ये जो नुकसान 20 केजी का एक्स्ट्रा हुआ है वो किस में से हुआ होगा, इसी नॉर्मल आउटपुट में से तो हुआ होगा। हमने सोचा 950, लेकिन 950 ना बन के 20 यूनिट एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से जो एक्चुअल आउटपुट हुई है 930 केजी। तो ये जो 20 केजी एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है वो नॉर्मल आउटपुट से तो हुआ है, इसलिए बोला जाता है कि जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कंप्यूट करोगे वो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट के बेसिस पे कंप्यूट करोगे। तो आओ हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट
पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। टोटल हमारा कितने का एक्सपेंसेस हुआ है? 19,000 का। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ। उस नॉर्मल लॉस को हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में बेच सकते हैं और उस बेचने से हमें 237 रुपये 50 पैसे प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 19,000 का खर्चा हुआ तो सही, लेकिन 19,000 में से 237 रुपये हम नॉर्मल लॉस को, स्क्रैप को बेच करके रियलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 237 रुपये 50 पैसे आप अपनी कॉस्ट को क्या कर दो? कम कर दो। यानी इतना आपका नेट एक कॉस्ट इनकर्ड हुआ है इस प्रोसेस के दौरान। इस कॉस्ट को आप कितने यूनिट से रिकवर करोगे? हम रिकवर करेंगे नॉर्मल आउटपुट से, जितना हमने उम्मीद किया था कि हम इस प्रोसेस के बाद आउटपुट बना लेंगे। हमने कितना उम्मीद किया था? 950 kg। अगर आप एक्चुअल आउटपुट से रिकवर करते हो तो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो नुकसान है वो भी आप किससे रिकवर करोगे? कस्टमर से, जो करना गलत है। ऐसा इसलिए गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इससे आपकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो एज ए कस्टमर कोई आपके पास माल खरीदने आएगा ही नहीं। तो आप एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट आप कस्टमर से रिकवर नहीं करोगे। इसलिए हम खर्चा जो है, यानी एक्सपेंसेस जो प्रोसेस के दौरान इनकर्ड हुआ है, उस प्रोसेस को हम नॉर्मल आउटपुट से क्या करते हैं? रिकवर करते हैं। तो नॉर्मल आउटपुट हमारा कितना है? 950 kg। तो आप 950 kg से अगर रिकवर करोगे तो देखो कितना आ जाएगा? 19,000 माइनस में 237 रुपये 50 पैसे। तो नेट कॉस्ट हमने कितना इनकर्ड किया इस प्रोसेस के दौरान? 18,762.50 पैसे। कितने यूनिट से रिकवर करेंगे? 950 यूनिट से। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? 19.75। 19.75। और हमें पता है कि अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू हम किस पे कंप्यूट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितने का एबनॉर्मल हुआ है? 20 kg बोल लो या फिर यूनिट बोल लो। और एक यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कितनी है? 19.75। इसके हिसाब से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इंटू में 19.75, ये आ जाएगी आपकी 395, यानी 395 रुपये। तो आप प्रोसेस अकाउंट में क्या करोगे? प्रोसेस अकाउंट में हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्रेडिट कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की जो वैल्यू होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने का मतलब होता है हम प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो नुकसान होता है उस नुकसान को बाहर करते हैं और एक हम सेपरेट अकाउंट में जाके डेबिट करेंगे, जिसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। चलो आओ प्रोसेस अकाउंट से बाहर करते हैं। बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कितने यूनिट्स? 20 यूनिट्स। कितने के हिसाब से? 19.75 के हिसाब से। कितने का? 395 का। अब बताओ मेरे को, बाकी का जो आउटपुट है वो कहाँ पे चला जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस में। बट नेक्स्ट प्रोसेस तो है नहीं, तो हम कहाँ पे भेज देंगे? फिनिश गुड्स अकाउंट में। हम ये मान लेंगे कि यही हमारा लास्ट प्रोसेस होगा, फिनिश गुड्स अकाउंट में। कितना एक्चुअल आउटपुट देखो कितना हुआ है? 930 kg। कितने के हिसाब से? ये 930 kg भी कितने में से बना होगा? इसी नॉर्मल आउटपुट में से तो बना होगा। और नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट कितनी है? 19.75। तो इसकी भी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 19.75, यानी 930 यूनिट्स को बनाने पे हमें 19.75 के हिसाब से कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। आओ कैलकुलेट करते हैं। 930 kg इंटू में 19.75, तो कितना आ जाएगा? 18,367 रुपये 50 पैसे। 18,367 रुपये 50 पैसे। चलो आओ हम इस अकाउंट को बंद करते हैं। 1000 यूनिट्स, टोटल एक्सपेंसेस 19,000। 1000 यूनिट्स और टोटल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 19,000। आप इस फिगर को बैलेंसिंग फिगर से भी कंप्यूट कर सकते हो। तो हमने ये देखा कि एबनॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप का नेचर का और इस स्क्रैप की अगर रियलाइजेबल वैल्यू है तो प्रोसेस अकाउंट में क्या इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस के नेचर की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आता। नॉर्मल लॉस के नेचर की वजह से प्रोसेस अकाउंट में इंपैक्ट आता है। अब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस के नेचर की वजह से क्या इंपैक्ट आता है। बेसिकली हम वही सीखने वाले। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट,
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट से बताना कितना यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफ़र हुआ था और कितने वैल्यू हमने प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करा था। प्रोसेस अकाउंट से कहाँ से ट्रांसफ़र करा था? प्रोसेस अकाउंट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट से हमने एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को और एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू थी जो हमने कंप्यूट करा था ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया था? प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफ़र करके हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। कितना यूनिट्स था? 20 यूनिट्स था। कितने के रेट के हिसाब से? 19.75 पर यूनिट के हिसाब से। तो कितना अमाउंट आया था? 20 इंटू में 19.75 यानी 395 हमने प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। यानी एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी थी? 395। तो आप मेरे को बताना कि एक्चुअली में मेरे को 395 का लॉस हुआ है? नहीं, इस केस में मेरे को 395 का टोटल लॉस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये केस एक ऐसा केस है जहाँ पे एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यानी आप उस स्क्रैप को मार्केट में जाके क्या कर सकते हो? बेच सकते हो और उस बेचने से आपको कुछ अमाउंट क्या हो सकता है? रिसीव हो सकता है। तो बताना एक्चुअली में एबनॉर्मल लॉस कितने में बिका? हमें एक्चुअली में कितने में बिका ये नहीं पता है। हमें पता है विच कैन बी सोल्ड, जिसे बेचा जा सकता है। कितने में बेचा जा सकता है? 4.75 पर यूनिट के हिसाब से। आप हमेशा याद रखना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में और नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना। इसीलिए हम यहाँ पे एक्चुअल सेल्स वैल्यू लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल सेल्स वैल्यू तो पता नहीं, इसलिए हम नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू को ही क्या मान लेंगे? एक्चुअल सेल्स वैल्यू। हम ये मान लेंगे कि हमें 4.75 पर यूनिट के हिसाब से ही हमने क्या कर दिया होगा? 20 यूनिट्स को बेच दिया होगा। तो बताओ बेचने से हमें क्या होगा? अमाउंट रिसीव होगा। तो अमाउंट रिसीव होने से मेरी लॉस जो है यानी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लॉस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और बाय कैश अकाउंट डिस्पोजल वैल्यू। कैश क्यों लिखा? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एंट्री मारोगे तो एंट्री क्या मारोगे? क्योंकि आप अगर कोई चीज बेचते हो तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल। और अल्टीमेटली वो डिस्पोजल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। डिस्पोजल कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या एंट्री बनेगा? अल्टीमेटली एंट्री बनेगा कि मुझे कैश मिला और मेरा जो कॉस्ट था एबनॉर्मल लॉस वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताना कितने से? 20 यूनिट्स 4.75 के हिसाब से बिक जाएगा। तो 20 यूनिट्स इंटू में 4.75 यानी कि एक्चुअली में कितना अमाउंट रियलाइज होगा? 95 रुपये रियलाइज होगा। तो मेरा अब नुकसान 395 नहीं है एबनॉर्मल लॉस की वजह से। मेरा कितना नुकसान है? 395 में से 95 तो आप क्या कर सकते हो? इस स्क्रैप को बेच के रियलाइज कर लोगे। तो अब आपका नुकसान कितने का है? 300 का है। तो उस नुकसान को आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। तो बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितने का नुकसान हो गया हमारा? 300 का नेट नुकसान हो गया इस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की वजह से। चलो अकाउंट बंद करते हैं। 20 395 20 395। नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं? नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना तो बहुत ही सिंपल होता है। मेन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और प्रोसेस अकाउंट ही होता है। नॉर्मल लॉस अकाउंट देखो, नॉर्मल लॉस अकाउंट में आपने क्या एंट्री करा था? आपने एंट्री करा था प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करा था। और अगर प्रोसेस अकाउंट को आपने क्या करा था? क्रेडिट करा था। तो प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो डेबिट क्या हुआ था? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट करो किसकी वजह से? प्रोसेस अकाउंट से। टू प्रोसेस अकाउंट कितना नॉर्मल लॉस था? 50 यूनिट्स। कितने रुपए के हिसाब से था? 4.75 के हिसाब से। 50 इंटू में 4.75 कितना आ जाएगा? 237.5। 237.5। क्या ये मेरा नुकसान है?
नहीं, नॉर्मल लॉस की वजह से हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो कस्टमर से रिकवर करते हैं। बेसिकली ये रिकवरी है कि 50 यूनिट्स पे हम 4.75 के हिसाब से 237.5 रुपये रिसीव करेंगे। एक्चुअली में कितने बिका हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली में कितना बिका, तो हम ये मान लेंगे कि 4.75 के हिसाब से ही 50 यूनिट्स क्या हो चुका होगा, बिका होगा। तो सेल प्रोसीड्स कितना मिला मेरे को, 237। सेल प्रोसीड्स को रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बाय कैश अकाउंट, ये क्या है, सेल प्रोसीड्स है नॉर्मल लॉस को स्क्रैप बेचने पे जो मिला आपको। सेल प्रोसीड्स कितना, 50 यूनिट्स पे 4.75 237.5। मान लो कि एक्चुअली में ये 4.75 में ना बिक के 5 रुपये के हिसाब से बिकता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, 4.75 की जगह पे आप 5 रुपये लिखते। 4.75 की जगह पे आप क्या लिखते, 5 रुपये। यहाँ पे कितना आ जाता, 250। तो अब देखो आप 237.5 आपका रिकवरी था, लेकिन एक्चुअली में आपको रिकवरी हुआ कितना, 250। तो क्या हो गया, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देते, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट कितना प्रॉफिट हो जाता, 250 में से 237.5 माइनस करोगे तो 12.5 का आपका क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर देते, 12.5 में। मान लो कि ये 5 में ना बिक करके 4 में बिकता, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो आप क्या करते, 50 इंटू में 4, यानी अब आपको कितना रुपये रिकवरी होता है। एक्चुअली में आपने सोचा था 237.5 रिकवरी होगा, लेकिन एक्चुअली में रिकवरी हुआ 200, तो 37 रुपये 50 पैसे का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। उस लॉस को आप क्या भेज देते, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। 37.5 रुपीज़। तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू हमेशा यहाँ पे लेना है, लेकिन अगर एक्चुअल सेल्स वैल्यू जो ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू को ही क्या मान लोगे, एक्चुअल सेल्स वैल्यू। चलो आओ केस 2 पढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने समझ लिया, कह रहा है केस 2, द एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स में हैव ए स्क्रैप वैल्यू विच में बी सोल्ड। अगर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू है जिसको बेचा जा सकता है, तो ऐसे केस में सच सेल्स वैल्यू विल बी क्रेडिटेड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। उस सेल्स वैल्यू को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। हमने भी क्या करा था, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया था उस सेल्स वैल्यू को। एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और उस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में कि इतने का हमें नेट प्रॉफिट हुआ। हमने भी यही करा है। चलो आओ केस नंबर 3 पढ़ते हैं। केस नंबर 3 कहता है कि अगर एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप पे हमें डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है, तो बताओ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। आगे लिखा हुआ है सच अ डिस्पोजल कॉस्ट विल बी डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। उस डिस्पोजल कॉस्ट को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। प्रिज्यूम इन द मेन क्वेश्चन वेस्टेज यूनिट्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोसेसिंग। वेस्टेज यूनिट्स जो प्रोसेसिंग के दौरान प्रोड्यूस हुआ है, कैन बी डिस्पोज ऑफ, उसको क्या करा जा सकता है, डिस्पोज ऑफ करा जा सकता है एट ए कॉस्ट। यानी अब की बार डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा, कितने रुपए के हिसाब से, 9.5 पर kg के हिसाब से। वेस्टेज यूनिट्स बोल रहा है, कौन सा वेस्ट, ऑब्वियसली कुछ नहीं बोल रहा, तो हम नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों का सेम नेचर मानते हैं। एंड एक्चुअल आउटपुट कितना दे रखा है आपको, 930 kg। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट। हमें पता है कि नॉर्मल लॉस के नेचर की वजह से प्रोसेस अकाउंट पे इम्पैक्ट आता है, तो सबसे पहले हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। बताओ मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कितने का था, 2 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल था 1000 यूनिट्स, 1000 kg, कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से, कितने का, 12,000 का। फिर था अदर एक्सपेंसेस, 2 अदर एक्सपेंसेस, कितने का दे रखा था, 7,000 का। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो नॉर्मल लॉस है वो कितने kg का है, 50 kg का है।
और नॉर्मल लॉस के हम यूनिट्स को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और नॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप के नेचर का है और उस स्क्रैप पे हमें डिस्पोजल कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, तो उस डिस्पोजल कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। डेबिट करने का मतलब है कि इतना एडिशनल कॉस्ट हमें और इनकर्ड हुआ इस प्रोसेसिंग के दौरान, और वो नॉर्मल पे है, इसलिए हम प्रोसेस अकाउंट में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अगर आपको अभी नॉर्मल लॉस में कोई डाउट है तो आप वीडियो लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से देखें एक बारी। जब आप उस लेक्चर को देख लोगे तो आपको नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आसानी से समझ आ जाएगा। आओ अब हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को प्रोसेस अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितने का हुआ था, 50 यूनिट्स का। अब की बार ये जो नॉर्मल लॉस है वो स्क्रैप का नेचर का, और इस स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करने पे हमें कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। तो कॉस्ट इनकर्ड करने की वजह से हमें एडिशनल कॉस्ट और इनकर्ड होगा, और इस प्रोसेसिंग के दौरान है और नॉर्मल की वजह से है। तो आओ उस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करते हैं टू डिस्पोजल कॉस्ट या टू वेस्टेज डिस्पोजल अकाउंट। वेस्टेज डिस्पोजल अकाउंट कितना, क्वेश्चन बोल रहा था 9.5 के हिसाब से, तो 50 यूनिट्स इनटू में 9.5। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा। 50 यूनिट्स इनटू में 9.5, यानी कहीं ना कहीं हम 475 का एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड करेंगे बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस, 475। तो अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप के नेचर का होता था तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्रेडिट कर देते थे, और इस नॉर्मल लॉस को डिस्पोज ऑफ करने पे जितना कॉस्ट इनकर्ड होता था उस कॉस्ट को हम क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे। आओ अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो 930 kg का है। एक बात बताओ, नॉर्मल आउटपुट कितने का होता, नॉर्मल आउटपुट 1000 यूनिट्स हमने इनपुट डाला था इस प्रोसेस में। 50 kg का नुकसान हम पहले से एक्सपेक्ट करके रख रहे थे, यानी नॉर्मल आउटपुट 950। एक्चुअल आउटपुट कितने का दे रखा आपको, एक्चुअल आउटपुट 930। तो अगर एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम है तो क्यों कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉस हो गया होगा। तो ऐसे केस में नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो बताओ मेरे को एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया, 20 kg, यानी एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में, यहीं पे मेरे पास जगह नहीं है, एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू में 20 kg। कैसे कैलकुलेट करा हमने, 950 kg माइनस में 930 kg, यानी नॉर्मल आउटपुट माइनस में एक्चुअल आउटपुट। और इस एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो चलो आओ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकालते हैं। मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। टोटल इस प्रोसेस के दौरान हमने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है, 12,000 रॉ मटेरियल पे, 7,000 अदर एक्सपेंसेस पे, और 475 इस नॉर्मल लॉस के स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करने पे हमें कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो 475, यानी टोटल कॉस्ट जो हमने इनकर्ड करा है वो 19,475 इनकर्ड करा है, 19,475। और इस टोटल कॉस्ट को हम कितने यूनिट से रिकवर करते हैं, नॉर्मल आउटपुट से। नॉर्मल आउटपुट हमारा कितना है, 950 kg। तो बताना है एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 19,475 को डिवाइड कर दो 950 से, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 20.5, यानी 20.5 पर केजी के हिसाब से हमारा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट है। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। हमारा एबनॉर्मल लॉस कितने केजी का है, 20 kg का है, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है हमारी 20.5, तो इनटू में 20.5, यानी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी होगी, 410 रुपये। एबनॉर्मल लॉस का हम प्रोसेस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को प्रोसेस अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने का मतलब होता है आप प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हो, पूरी तरीके से बाहर करते हो, और एक सेपरेट अकाउंट में जाके क्या करते हो, आप डेबिट करते हो, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। चलो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिखते हैं हम, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 20। किस बेसिस पर हम वैल्यू कंप्यूट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कितना है,
20.5, तो 20 इंटू में 20.5 तो कितना आ जाएगा वैल्यू 410 रुपये, यानी 410 रुपये से आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और बाकी का आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दोगे। बट नेक्स्ट प्रोसेस तो है नहीं, इसी प्रोसेस को लास्ट प्रोसेस मान के आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, फिनिश गुड्स अकाउंट में। तो बाय फिनिश गुड्स अकाउंट में कितना एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है 930, या फिर आप बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट कर दो, और 930 kg का कॉस्ट कितना होगा 20.5, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ये 930 भी किस में से बना होगा, इसी नॉर्मल आउटपुट में से तो बना होगा, और नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट कितनी है 20.5, तो 930 kg की हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20.5 पर यूनिट के हिसाब से। तो 930 इंटू में 20.5 तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 19,065 रुपीज़, या फिर आप बैलेंसिंग फिगर में कंप्यूट कर लो 19,065। चलो इस अकाउंट को बंद करते हैं। 1,000, 19,475, 1,000, 19,475। अब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप का नेचर का और उस स्क्रैप पे डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट से हमने क्या करा था, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को और एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू थी उसको प्रोसेस अकाउंट से बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते थे कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारे प्रोसेस अकाउंट पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, और हमने प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफ़र करके हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो मेरे को बताओ प्रोसेस अकाउंट से कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था, प्रोसेस अकाउंट से। तो यहाँ पे लिखो टू प्रोसेस अकाउंट, टू प्रोसेस अकाउंट। कितने यूनिट्स 20 यूनिट्स। किस रेट के हिसाब से ट्रांसफ़र हुआ था 20.5 रेट के हिसाब से ट्रांसफ़र हुआ था, यानी 20.5 पर यूनिट के हिसाब से। तो बताना कितना अमाउंट आ जाएगा 20 इंटू में 20.5 ये आ जाएगा 410, यानी 410 रुपीज़ का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था। कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। क्या मेरा 410 का नुकसान है? नहीं। अब की बार मेरा सिर्फ 410 का ही नुकसान नहीं है। क्यों 410 का ही नुकसान नहीं है? क्योंकि ये जो 20 यूनिट्स है वो ऐसा स्क्रैप है जिसको डिस्पोज ऑफ करने पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा, सिर्फ मेरा 410 रुपये का नुकसान नहीं है, 410 रुपये के अलावा इस 20 यूनिट्स को एज ए स्क्रैप मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, और उसके लिए कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा 9.5 पर यूनिट के हिसाब से। तो मेरा और नुकसान इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से होगा। तो और नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली उस नुकसान को हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो सीधा आप टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि हमने एंट्री क्या करा होगा, अगर आप बारीकी से एंट्री समझो, डिस्पोजल कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर इस डिस्पोजल कॉस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल कॉस्ट, तो डिस्पोजल कॉस्ट कैंसिल हो गई होगी। अल्टीमेटली एंट्री क्या बचेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आप डिस्पोजल कॉस्ट को क्या करोगे, पे करोगे। तो ये कैश किस लिए हमने क्रेडिट करा, डिस्पोजल कॉस्ट को पे करने की वजह से। एक्चुअली कितना पे किया ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हमें 9.5 पर यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, उसी को हम एक्चुअल मान लेंगे। हमेशा याद रखना, नॉर्मल लॉस अकाउंट में और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम एक्चुअल सेल्स वैल्यू या एक्चुअल डिस्पोजल कॉस्ट लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ मकसद कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना होता है कि कितना अमाउंट प्रॉफिट हुआ, कितना अमाउंट लॉस हुआ। तो बताना कितना हुआ है, 20 यूनिट्स पे 9.5 के हिसाब से हमें और कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा। 20 इंटू में 9.5 यानी 190 का और कॉस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकर्ड करना पड़ेगा। तो अब की बार सिर्फ मेरा 410 का नुकसान नहीं है, 410 के अलावा इस 190 का भी नुकसान है, यानी टोटल नुकसान कितने का है, 600 कितने यूनिट्स के ऊपर में, 20 यूनिट्स के ऊपर में। और इस टोटल नुकसान को हम क्या करेंगे, खुद बियर करेंगे। और खुद कोई नुकसान बियर करते हैं तो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20 यूनिट्स 600 रुपीज़
रेट का कॉलम बंद करना कोई ज़रूरी नहीं है, 2600। नॉर्मल लॉस और अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आप रेट के कॉलम को क्या कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। आओ अब हम नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना तो बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप का नेचर का और उस स्क्रैप पे डिस्पोजल कॉस्ट इनकट करना पड़ता था, तो आपने प्रोसेस अकाउंट में क्या किया था, प्रोसेस अकाउंट में आपने नॉर्मल लॉस के लिए प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया था और डेबिट साइड में आपने लिखा था टू डिस्पोजल कॉस्ट, यानी प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया था, इसका मतलब आपने नॉर्मल लॉस अकाउंट को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो बाय प्रोसेस अकाउंट, इस प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ था, 50 यूनिट्स 9.5 के हिसाब से 50 इंटू में 9.5 यानी 475 रुपीज़। क्या ये 475 हमारा नुकसान है? नहीं, हमारा नुकसान नहीं है। हमें पता है ये नॉर्मल लॉस की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान को हम बियर नहीं करते, हम किससे रिकवर करते थे, कस्टमर से। और नॉर्मल लॉस अकाउंट में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना डिस्पोजल कॉस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, यानी ये डिस्पोजल कॉस्ट है जो मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, डिस्पोजल कॉस्ट। आओ अब सीधा इसको हम क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना पे करोगे, बैलेंसिंग फिगर, यानी जितना मुझे पे करना है। कितना पे करना है, 475, 50 यूनिट्स के ऊपर में, 50 यूनिट्स के ऊपर में 9.5 के हिसाब से कितना पे करना है, 475, 50 यूनिट्स के ऊपर में 475 पे करना है। इस अकाउंट को बंद कर देते हैं हम। आओ कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो हमने ऑलरेडी, जिस पे हमने क्वेश्चन कर लिया था और जिस पॉइंट्स को हमने पढ़ने से आपको मना किया था, उस पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। ऑलरेडी वो लिखा यही है जो हमने इस क्वेश्चन में करा है, लेकिन फिर भी एक बारी पढ़ लेते हैं। केस 3 एक बारी पढ़ लेते हैं। द एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स में हैव ए स्क्रैप विच रिक्वायर डिस्पोजल कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप के नेचर का है और उसको डिस्पोज ऑफ करने पे हमें डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है, तो ऐसे केस में डिस्पोजल कॉस्ट विल बी डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हमने भी डिस्पोजल कॉस्ट को क्या किया था, डिस्पोजल कॉस्ट को डेबिट किया था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमने बोला था कि इतना एडिशनल कॉस्ट हमें और इनकर्ड हो गया एबनॉर्मल लॉस पे। एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और जो बैलेंसिंग फिगर बच गया था वो टोटल आपने कहाँ चार्ज कर दिया था, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, क्योंकि टोटल आपका उतना लॉस हो गया था। आओ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। कह रहा है एजम्पशन इन रिलेशन टू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स के संदर्भ में कुछ एजम्पशन दे रखा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इफ़ नॉर्मल लॉस यूनिट्स, अगर नॉर्मल लॉस यूनिट्स जो है वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का है, तो ऐसे केस में अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा तो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को भी आप क्या मानोगे, वेट लॉस या फिर टोटल लॉस। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नॉर्मल लॉस यूनिट्स स्क्रैप का नेचर का है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू है, तो ऐसे केस में आप ये मानोगे एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की भी स्क्रैप है और उसके भी सिमिलर रियलाइजेबल वैल्यू है, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो एबनॉर्मल लॉस के बारे में। सिमिलरली अगर नॉर्मल लॉस यूनिट्स स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप पे हमें डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है, तो हम ये मानेंगे, अगर एबनॉर्मल लॉस के बारे में क्वेश्चन नहीं लिखा, कि एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप पे मुझे डिस्पोजल कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, इनकर्ड करनी पड़ती है। आज की क्लास में हमने एबनॉर्मल लॉस का मतलब समझा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है प्रोसेस अकाउंट में। फिर हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। अगर एबनॉर्मल लॉस के नेचर अगर अलग अलग हो, अगर एबनॉर्मल लॉस वेट लॉस या फिर टोटल लॉस के नेचर का है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। फिर हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप के नेचर का है और उस स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू या फिर डिस्पोजल वैल्यू है, तो ऐसे केस में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। फिर हमने देखा कि अगर एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप पे हमें डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। फिर हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट देखा कि नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम एबनॉर्मल गेन के बारे में पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगली क्लास में वो डाउट मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।